Hello guys, I Ashi from Eco Notebook. In this video, we are going to discuss the methods of demand forecasting. We have already done the introduction part of the demand forecasting in the first part. So those who have not watched that video, please go ahead and watch that video also. Okay, so in this we are going to discuss the methods of a demand forecasting in detail. We have already explained that there are four methods of a demand forecasting. First is a survey of a buyer's choice, second is a collective opinion method, third is a barometric method, and fourth one is a statistical method. Statistical method are subdivided into the trend projection method, where we see the increasing, decreasing or the constant या फिर stagnant trend of the demand, and the second method is a regression method. In this we see the establish the relationship between the variables. One variable is a dependent and other is a independent variables are there. So first is a survey of the buyer's choice. Basically under this method we collect the survey from the directly to the from the customers. ओके सो जो आपके फाइनल कंज्यूमर होते हैं, फाइनल यूज़र ऑफ द प्रोडक्ट के जो होते हैं, उनसे डायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सर्वे करते हैं, उनका इंटरव्यू लेते हैं और उनसे क्या करते हैं, फीडबैक मांगते हैं अबाउट द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट के बारे में कि क्या उनकी फ्यूचर में उनका क्या प्लान है, क्या कितना एक्सपेंडिचर करेंगे, कितना वो कंजम्पशन करेंगे ना. सो फ्यूचर प्लान के बारे में हम लोग क्या करते हैं, इसमें डायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं, कस्टमर से ही जाके हम लोग फीडबैक इंटरव्यू उनका लेते हैं. ओके सो अंडर दिस मैथड potential customer are directly interviewed. This survey can be done in the following ways. यहाँ पे आपके तीन मेथड होते हैं, तीन तरह के वेज होते हैं जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, सर्वे ऑफ दी बायर्स चॉइस को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, इंटरव्यू कर सकते हैं. तो पहला जो मेथड बेसिकली आता है वो हमारा आता है कंप्लीट इनुमरेशन मैथड. अंडर दिस इनुमरेशन मतलब आप क्या कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, मतलब आप जो पोटेंशियल बायर्स हैं उनका कंप्लीट मतलब एज एन होल, आप एज एन होल इकॉनमी को लेके क्या करें, पूरी पॉपुलेशन को कंसिडर करके आप उनसे सर्वे कलेक्ट कर रहे हो, उनसे कस्टमर से जाके आप फीडबैक ले रहे हैं. ओके सो कंप्लीट इनुमरेशन मैथड में ये होता है, अंडर दिस नियरली ऑल द पोटेंशियल बायर्स आर आस्क अबाउट द फ्यूचर परचेज प्लान के बारे में उनसे पूछा जाता है. कंप्लीट इनुमरेशन होता है. नेक्स्ट इज़ अ सैम्पल सर्वे मैथड. सैम्पल सर्वे मैथड मीन्स आप होल ग्रुप आप क्या कर रहे हैं, पूरी इकॉनमी को, पूरी पॉपुलेशन को ना स्टडी करके आप क्या कर रहे हैं, कुछ सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ द कैंडिडेट्स को लेके आप क्या कर रहे हैं, उनसे सर्वे आप कर रहे हैं. दैट इज कॉल्ड एज अ सैम्पल सर्वे मैथड. ओके सो अंडर दिस मैथड अ सैम्पल ऑफ अ पोटेंशियल बायर्स आर चूजन साइंटिफिकली एंड दोज ओनली चूज फॉर द इंटरव्यू. ओके आप सेलेक्ट कर रहे हैं फ्यू पोटेंशियल कस्टमर को आप सेलेक्ट कर रहे हैं और उनसे ही आप उनका क्या कर रहे हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं. फर्स्ट मेथड में कंप्लीट इनुमरेशन कर रहे थे, मतलब आप कंप्लीट मतलब ऑल दी बायर्स को, पोटेंशियल कस्टमर को लेके आप इंटरव्यू कर रहे थे. इसमें आप क्या कर रहे हैं, कुछ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को लेके आप क्या कर रहे हैं, उनका इंटरव्यू ले रहे हैं. नेक्स्ट इज अ एंड यूज़ मैथड. एंड यूज़ मैथड में बेसिकली क्या किया जाता है, आप फोरकास्ट करते हैं डिमांड ऑफ द इनपुट्स की, जो भी आपके इनपुट्स की जितने डिमांड होगी उसको आप फोरकास्ट कर रहे होते हैं एंड यूज़ मैथड में. ओके इसमें बेसिकली क्या किया जाता है कि आप कस्टमर, जो आपके फाइनल कंज्यूमर्स जो होते हैं, जैसे हम लोग जानते हैं कि फाइनल यूजर्स जो होते हैं वो आपके कस्टमर्स होते हैं, बट यहाँ पे जो भी आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे वो फाइनल यूज़र से करेंगे, बट यहाँ पे जो फाइनल यूज़र होते हैं वो इंडस्ट्रियल सेक्टर्स के होते हैं, बायर्स. ओके सो यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली इट इज़ अ स्पेशली यूज फॉर फॉरकास्टिंग द डिमांड ऑफ द इनपुट्स. अंडर दिस मैथड फाइनल यूज़र दैट इज़ द कंज्यूमिंग इंडस्ट्रियल एंड द अदर सेक्टर्स आर आइडेंटिफाइड होता है. ओके सो यहाँ पे एक इसकी लिमिटेशंस भी ये आ जाती है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बायर्स से आप नहीं कलेक्ट कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन, उनका इंटरव्यू नहीं ले रहे हैं, तो यहाँ पे कंप्लीट मतलब फ्लेक्सिबिलिटी या फिर रिलायबिलिटी नहीं आ पाती. क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे इंडस्ट्रियल सेक्टर के बायर्स को आप यहाँ पे चूज़ कर रहे हैं. ओके सो अंडर दिस मैथड जजमेंट ऑफ द बायर्स आर नॉट कम्प्लीटली रिलायबल नहीं होता है. ओके एंड देन देयर इज़ अ ड्रॉबैक ऑफ दिस मैथड का होते हैं. तो फर्स्ट ड्रॉबैक ये होता है कि कंज्यूमर में भी
मिसजज देयर रिक्वायरमेंट, मतलब मे भी हो सकता है कि कस्टमर ने जो आपको इंटरव्यू दिया उस टाइम पे जो भी आपको बताया हो रिक्वायरमेंट अबाउट देयर फ्यूचर प्लान के बारे में, परचेज प्लान के बारे में, मे भी हो सकता है वो मिसजजमेंट हो गया हो, कुछ उन्होंने गलत बता दिया। ओके, नेक्स्ट हो सकता है कि जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही हो वो क्या हो, वो विशफुल इन थिंकिंग हो, कि वो सिर्फ सोच रहे हो कि वो ऐसा करेंगे बट एक्चुअली में वो नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, सिर्फ एक थिंकिंग वे में बता रहे हैं, एक विशफुल आपने बता रहे हैं कि उनकी विश है कि इतना वो परचेज प्लान बनाए, इतना वो परचेज प्लान करे, बट एग्जीक्यूट करने के टाइम पे वो इतना ना कर पाए। ओके, सो सेकंड ये होता है। देन देयर इज दिस मैथड, बेसिकली ये मैथड जो है वो बेसिकली आपकी जो इंडस्ट्रियल सेक्टर्स के बायर्स होते हैं उनके लिए ही सूटेबल है। ओके, नॉट अ फाइनल कंज्यूमर, आपके जो कस्टमर्स होते हैं उनके लिए नहीं। ओके, सो ये मैथड जो है वर्क ओनली विद द इंडस्ट्रियल बायर से ही करता है। नेक्स्ट मैथड क्या आता है आपका, कलेक्टिव ओपिनियन मैथड। बेसिकली अब नेक्स्ट मैथड कलेक्टिव ओपिनियन, मतलब यहाँ पे आप क्या करते हैं, सबकी ओपिनियन लेके आप क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो इस मैथड को बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, इस मेथड को हम लोग बोलते हैं सेल्स फोर्स ओपिनियन मेथड भी बोलते हैं, या फिर आपका बोला जाता है ग्रास रूट मेथड भी इसको बोलते हैं। ओके, सो इसके सेकंड नेम से भी आप इसको याद रखिएगा। बेसिकली अंडर दिस मेथड में क्या होता है, द सेल्समैन ऑफ द फर्म्स प्रिडिक्ट द एस्टिमेट फ्यूचर सेल्स इन देयर रीजन। ओके, सो यहाँ पे कलेक्टिव ओपिनियन की बात की गई है, मतलब आप ओपिनियन लेके यहाँ पे जो जितने भी सेल्समैन होते हैं, सेल्स पर्सन जितने भी होते हैं फर्म के, वो बेसिकली क्या करते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं, फोरकास्ट करते हैं कि उनके पर्टिकुलर रीजन में कितनी उनकी सेल्स होगी, फ्यूचर सेल्स कितनी हो सकती है। ठीक है, वो बेसिकली वो पास्ट और प्रेजेंट करेंट जो स्टेटस है उसके बेसिस पे क्या करते हैं, वो फ्यूचर सेल्स के बारे में प्रिडिक्शन देते हैं। ओके, सो यहाँ पे उनकी ओपिनियन कर जाती है। ठीक है, देन द प्राइमरी अंडरलाइंग दिस मैथड, जो प्राइमरी अंडरलाइंग ऑफ दिस मैथड है, इज दैट एज द सेल्समैन आर द क्लोजेस्ट टू द कस्टमर्स, they are most likely to understand the change in their needs and the demand. However, this method depends on the personal opinion of the sales person. Okay, सो बेसिकली यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हमने बोला कि कलेक्टिव ओपिनियन ऑफ द सेल्स पर्सन क्या करता है, अपनी प्रिडिक्शन देता है अबाउट द फ्यूचर सेल्स के बारे में। तो ये बेसिकली ये मेथड में ये बताया जा रहा है कि सेल्स पर्सन जो होते हैं वो बेसिकली क्लोजर होते हैं टू देयर कस्टमर के, वो उनकी नीड को, उनकी क्या प्रेफरेंस है, क्या टेस्ट है, क्या प्रेफरेंस है, क्या नीड है, उनकी क्या चेंजेस हो सकती है उनकी नीड में, उनकी वांट्स क्या है, वो ज़्यादा अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि वो सेल्स पर्सन है, वो क्लोजर मतलब वो उनके साथ डील कर रहे हैं, तो वो उनके नीड्स एंड वांट्स को जानते हैं अच्छी तरह से। ओके, सो वो क्या कर सकते हैं, वो अच्छी तरह से प्रिडिक्ट कर सकते हैं, फोरकास्ट कर सकते हैं कि इन द फ्यूचर उनकी कितनी सेल्स हो सकती है। ओके, सो इसीलिए यहाँ पे बोला जाता है कि ये जो मेथड है वो बेसिकली किसके ऊपर डिपेंड करता है, पर्सनल ओपिनियन ऑफ द सेल्स पर्सन के ओपिनियन पे डिपेंड करता है। ओके, इसकी भी बेसिकली कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तो पहला प्रॉब्लम ये हो सकता है कि जो सेल पर्सन है, यहाँ पे हम लोग मतलब सेल्स पर्सन के ओपिनियन पे ही काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे पहला इसका ये बेसिकली प्रॉब्लम यही है कि ये क्या हो सकता है, सब्जेक्टिव एंड सेल्स पर्सन में भी बाइज्ड हो सकता है। ओके, सब्जेक्टिव हो सकता है और मे भी हो सकता है कि सेल्स पर्सन बाइज्ड हो, मतलब पक्षपात कर रहा हो। ठीक है, वो पहला तो ये हो गया। नेक्स्ट इसका ये होता है कि सेल्स मैन जो हो सकता है मे बी अनअवेयर ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक चेंजेस। ठीक है, मे भी हो सकता है वो अपने रीजन के एरिया का तो बता रहा है, बट एट अ मैक्रो लेवल इकॉनमी एज एन होल इकॉनमी के बारे चेंजेस के बारे में मे बी वो अनअवेयर हो। ओके, सो ये दो लिमिटेशन या दो प्रॉब्लम्स होती हैं कलेक्टिव ओपिनियन मैथड की। नेक्स्ट इज द एक्सपर्ट ओपिनियन मैथड। एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड में यहाँ पे क्या होता है, थर्ड मेथड में यहाँ पे जो आपके मार्केट एक्सपर्ट्स होते हैं उनकी ओपिनियन को यहाँ पे लिया जाता है, कंसिडर किया जाता है। क्यों? क्योंकि उनके पास नॉलेज होती है अबाउट दी मार्केट के बारे में, मतलब अच्छी खासी उनको नॉलेज होती है मार्केट के बारे में, सो वो ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं कि डिमांड कितनी हो सकती है। ओके, सो usually market expert has explicit knowledge about the factor affecting the demand. Their opinion can help in the demand forecasting. Okay, so यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे बेसिकली वही है कि आपका जो मार्केट एक्सपर्ट्स होते हैं उनकी नॉलेज को क्या किया जाता है, कंसिडर, क्योंकि वो उनके पास इतनी नॉलेज है, उतना उन्होंने मार्केट को एनालाइज करके रखा होता है एक्सपर्ट्स ने, कि उनको पता होता है कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो डिमांड को अफेक्ट कर रहे हैं, उसको किस तरह से प्रोटेक्ट किया जा सकता है डिमांड को, और कितनी इन द फ्यूचर कितनी सेल्स हो सकती है, क्योंकि उनके पास परफेक्ट नॉलेज है अबाउट द मार्केट के बारे में। ओके, सो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं,
Under this method, experts are given a series of carefully designed questionnaires and required anonymously answered. Okay, so यहाँ पे क्या किया जाता है, एक्सपर्ट्स को क्या किया जाता है, सीरीज ऑफ अ क्वेश्चनार, मतलब आप एक क्वेश्चनार बनाते हैं जिसमें डिफरेंट क्वेश्चन होते हैं और उसको आंसर्ड करते हैं. ओके, लेटर ऑन क्या होता है यहाँ पे, ओपिनियन ऑफ द एक्सपर्ट्स आर एक्सचेंज, और उसके बाद क्या किया जाता है, जो ओपिनियन ऑफ द एक्सपर्ट्स होते हैं और जो आपने आंसर कलेक्ट किए क्वेश्चनार के, उसको एक्सचेंज किया जाता है. दिस ओपिनियन आर शेयर्ड विद द एक्सपर्ट टू अराइज एट अ कंक्लूजन. दिस इज फास्टेस्ट एंड चीपेस्ट टेक्निक होती है. ठीक है, उसके बाद एक पर्टिकुलर हम लोग कंक्लूजन पे पहुँचते हैं कि इन द फ्यूचर कितनी सेल्स हो सकती है. ठीक है, ये बेसिकली मैथड सबसे फास्ट एंड सबसे चीपेस्ट टेक्निक मैथड बोला जाता है. ओके, इसका बेसिकली ये ड्रॉबैक होता है. ड्रॉबैक ऑफ दीज थ्री, बेसिकली अभी जितने भी हम लोग ने पढ़े, जितना भी हम लोग पढ़ते हुए आए, जितने थ्री हम लोग ने टेक्निक्स पढ़ी है, पहला हमारा कौन सा, सर्वे ऑफ द बायर्स चॉइस हो गया, सेकंड इज अ कलेक्टिव ओपिनियन हो गया मैथड, एंड थर्ड इज अ एक्सपर्ट ओपिनियन मैथड हो गया. ये तीनों मैथड के पे जो मेन ड्रॉबैक है वो ये है कि नो यूज़ ऑफ द पास डेटा, यहाँ पे पास डेटा का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है. ठीक है, सो ये तीनों के ड्रॉबैक होते हैं. नेक्स्ट आपका बेसिकली आपके तीन जो मैथड हम लोगों ने पढ़ा उसमें पास डेटा को नहीं कंसिडर किया, बट जो अब लास्ट मैथड है वो है स्टैटिस्टिकल मैथड. इसमें हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग कंसिडर करते हैं कि पास डेटा को लेके मतलब यूज़ किया जाता है इसमें. ओके, सो द स्टैटिस्टिकल मैथड इज़ अ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मैथड ऑफ द डिमांड फोरकास्टिंग. स्टैटिस्टिकल मैथड आर द साइंटिफिक, रिलायबल एंड फ्री फ्रॉम द बायसनेस से फ्री है. रिलायबल है, साइंटिफिक और फ्री फ्रॉम द बायसनेस है. ठीक है, तो पहला आपका था ट्रेंड प्रोजेक्शन मैथड. ट्रेंड प्रोजेक्शन मैथड में क्या किया जाता है, हम लोग बेसिकली ट्रेंड जानते हैं. ठीक है, सो दिस मैथड इज यूजफुल व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एक्यूमुलेटेड पास डेटा ऑफ द सेल्स. हम लोग ट्रेंड के बारे में तभी जा सकते हैं जब हम लोग के पास पास डेटा हो और आपका करंट क्या है. ठीक है, उससे ट्रेंड का हम लोग कंपैरिजन कर सकते हैं. तो हमारा क्या होता है, एक्यूमुलेटेड पास डेटा को एक्यूमुलेट करता है, मतलब अबाउट द सेल्स के बारे में कि इन द प्रीवियस ईयर कितनी सेल्स हुई है. ओके, दिस डाटा इज अरेंज इन अ क्रोमोलॉजिकल टू ऑब्टेन द टाइम सीरीज, मतलब एक क्रोमोलॉजिकल असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या किया जाता है, इसको अरेंज किया जाता है. उसके बाद ही क्या किया जाता है, एक टाइम सीरीज को क्या किया जाता है, ऑब्टेन किया जाता है. ठीक है, कि जैसे 2018 में इतनी सेल्स थी, 2019 में इतनी थी, 2020 में इतनी थी, 2021 में इतनी थी, मतलब एक टाइम सीरीज के डाटा में हम लोग क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं इसको. ठीक है, it is assumed that the past trend will be continue in the future, thus on the basis of a predicted future trend the demand for the product or the sales is forecasted. okay, so हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, पास्ट डेटा को एनालाइज करते हैं कि पास्ट में कैसा ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है, उसी ट्रेंड को हम लोग कंटिन्यू, जैसे अगर सेल्स इंक्रीज कर रही है तो इन द फ्यूचर भी हम लोग बोल सकते हैं कि प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि सेल्स जो होगी वो इंक्रीज ही करेंगे, मतलब इंक्रीजिंग ही ट्रेंड उसका होगा. ओके, सो यहाँ पे एक ग्राफिकल मैथड होता है. ग्राफिकल मैथड के थ्रू मतलब हम लोग क्या करते हैं, जैसे डिफरेंट ईयर्स हो गए, जैसे हमने बताया आपको कि 2018 में इतनी सेल्स थी, 2019 में इतनी थी, 2020 में इतनी थी, 2021 में इतनी थी. ठीक है, सेल्स थी, तो हम लोग उसका क्या करेंगे, ग्राफिकली रिप्रेजेंट मतलब प्रेजेंटेशन देंगे उसका. तो देखिए जैसे इसमें हम लोग ने एक प्रेजेंटेशन ऐसे बनाई है, तो ये क्या सिग्निफिकेंट, हम लोग पास डेटा को लेके हम लोग ये क्या प्रिडिक्शन दे सकते हैं कि इन द फ्यूचर भी ये जो ट्रेंड है वो इंक्रीजिंग ही ऑर्डर में होगा. ओके, सो इंक्रीज, पहला ये ग्राफिकल मैथड हो गया. दूसरा आपका क्या होता है, लीस्ट स्क्वायर मैथड. लीस्ट स्क्वायर मैथड या फिर फिटिंग ट्रेंड इक्वेशन बोल लेते हैं इसको हम लोग. लीस्ट जो आपका लीस्ट स्क्वायर मैथड होता है उसको बेस्ट फिटेड मैथड भी बोलते हैं. क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम लोग मैथमेटिकली एनालाइज कर रहे होते हैं डाटा को. ओके, सो लीस्ट में क्या होता है, बेसिकली आपने डिफरेंट ईयर्स का क्या किया है, आपने पास्ट ईयर्स का डाटा को लिया है, डेटा को लिया है, और आपका एक रफ एस्टिमेट ऐसे करके आपका क्या कर रहे हैं, जैसे 2018 में इतनी सेल्स थी, 2019 में ये थी, तो ऐसे करके आपका एक रफ एस्टिमेट आपका पूरा क्या है, रैंडम आपका पूरा ये डाटा कलेक्ट है. तो आप उसमें से क्या करेंगे, एक बेस्ट लाइन, एक स्ट्रेट, एक लीनियर लाइन को ड्रॉ करेंगे. ये लीनियर लाइन को आप ड्रॉ करेंगे, ये बेसिकली हम लोग का क्या कहलाता है, गुडनेस ऑफ दी आपका फिट को क्या कहता है, शो करता है. ओके, सो ये लीस्ट स्क्वायर मेथड हो गया जिसके थ्रू हम लोग करते हैं. नेक्स्ट आपका क्या होता है, बेसिकली इसके ड्रॉबैक्स होते हैं. तो ड्रॉबैक्स क्या है, पहला तो ये ड्रॉबैक ये हो गया कि बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट द ट्रेंड विल कंटिन्यू. ये बेसिकली अभी जैसे हमने बताया था कि ट्रेंड एनालिसिस में क्या बोला जा रहा था कि आपका जो ट्रेंड है, मतलब पास्ट डेटा को हम लोग प्रेडिक्ट मतलब पास्ट डेटा को देखेंगे और उसके बेसिस पे ये बताएंगे कि फ्यूचर का ट्रेंड क्या होगा. अगर वो पास्ट डेटा में इंक्रीज होता आ रहा है तो हम लोग फ्यूचर का भी प्रेडिक्शन
कंटिन्यू कर देंगे कि इंक्रीज ही होगा, बट ये हो नहीं सकता। मे भी हो सकता है कि पास्ट में इंक्रीज करता है बट इस बार क्या हो जाए वो डाउन मतलब डिक्रीज हो जाए ना। सो ये बेसिकली पहला तो इसका ड्रॉबैक हो गया कि बेस्ड ऑन दी अजम्पशन दैट द ट्रेंड विल कंटिन्यू रहता रहेगा, मतलब इंक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग ही रहेगा, डिक्रीजिंग है तो डिक्रीजिंग ही रहेगा, अगर स्टैगनेंट है तो स्टैगनेंट रहेगा। तो पहला तो ये ड्रॉबैक हो गया। नेक्स्ट इसका ड्रॉबैक ये होता है कि इट कैन नॉट बी यूज where the trend is a cyclic with the sharp turning points of turf or the peak। ओके, सो यहाँ पे क्या है, जैसे हम लोग को पता है बिजनेस साइकिल है, जैसे आपकी बिजनेस साइकिल में हम लोग का क्या होता है, अप एंड डाउन्स आते रहते हैं। ओके, सो ये जैसे पता है कि यहाँ पे आपके जैसे इकॉनमी है, ठीक है, यहाँ पे इकॉनमी आपकी पीक पे होती है, यहाँ पे आपके क्या होते हैं डिप्रेशन में होती है। जो आपके शार्प टर्निंग पॉइंट्स होते हैं उसके बाद इकॉनमी क्या होती है, चेंज होना चाहिए। यहाँ पे आपकी जैसे टॉप पे आती है, बूम पे आती है, तो उसके बाद क्या होता है हमारी इकॉनमी डिक्लाइन करने मतलब नीचे की ओर आने लगती है, रिसेशन आ जाता है। बट हमारी जब लोएस्ट पॉइंट पे पहुँचती है दैट इज़ डिप्रेशन, जब कहते हैं डिप्रेशन के बाद क्या होता है हमारी इकॉनमी स्टार्ट कर देती है, रिकवरी स्टार्ट कर देती है। ठीक है, तो ये शार्प टर्न्स होते हैं, इस पे बेसिकली हम लोग क्या है ट्रेंड का नहीं पता कर सकते हैं। ओके, कि क्या होगा। सो इट कैन नॉट बी यूज वेयर द ट्रेंड जो होते हैं वो साइक्लिक ट्रेंड होते हैं, वेयर द शार्प टर्निंग पॉइंट्स जहाँ पे होते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका क्या आता है, रिग्रेशन मैथड होता है। ठीक है, ट्रेंड प्रोजेक्शन मैथड पढ़ लिया, अब रिग्रेशन मैथड। रिग्रेशन मैथड जैसे कि हम लोग बताया था क्या कि इट स्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन दी टू वेरिएबल्स। एक आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और दूसरा आपका क्या होता है डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, जैसे एक्स ऑन वाई। ठीक है, मतलब x आपका क्या है बेसिकली आपके ये फॉर्मूला होता है, रुकिए, x इज इक्वल्स टू दी a प्लस बी वाई। ओके, सो ये यहाँ पे जो a और b होता है ये कांस्टेंट होता है, ये इंटरसेप्ट होता है, और ये b जो होता है वो आपका स्लोप रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ओके, ये बेसिकली क्या है, ये आपका जैसे ये आपका जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और y जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ओके, सो जैसे लेट्स टेक यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं x जो है वो क्या है हमारा डिमांड है। ठीक है, यहाँ पे x हम लोग डिमांड करते हैं और y को हम लोग क्या करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं, प्राइस रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, सो यहाँ पे ये क्या है बेसिकली ये इक्वेशन जो है ये इक्वेशन क्या बता रही है कि जो बेसिकली आपका प्राइस जो है, प्राइस यहाँ पे जो है वो इंडिपेंडेंट है। ठीक है, वो किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, बट डिमांड जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। जैसे जैसे आपका प्राइस चेंज होगा वैसे वैसे डिमांड पे इफेक्ट पड़ेगा। ओके, सो ये क्या करता है, ये एस्टैब्लिश करता है रिलेशनशिप बिटवीन द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में। ठीक है, सो आपके डिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, प्राइस हो गया, इनकम हो गया, प्राइस ऑफ द रिलेटिव गुड्स, एंड वेयर एज द डिपेंडेंट जैसे डिमांड हो गया। ओके, द रिग्रेशन इक्वेशन इज ड्राइव अज्यूमिंग द रिलेशनशिप टू बी अ लीनियर होगा, मतलब लीनियर मतलब एक स्ट्रेट लाइन होगी, नॉन लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, मतलब फ्लक्चुएटिंग इन नेचर होगा। ओके, सो रिग्रेशन की इक्वेशन y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, मतलब आप यहाँ पे x भी कर सकते हैं, हमने y इज इक्वल्स टू ए बी एक्स है। ठीक है आपका, सो यहाँ पे आपका लीनियर मतलब एक स्ट्रेट लाइन बनी और नॉन लीनियर मतलब आपकी फ्लक्चुएटिंग मतलब स्ट्रेट लाइन नहीं फॉर्म होती है। ओके, सो ये बेसिकली आपका रिग्रेशन मैथड है। देन देयर इज अ नेक्स्ट इज अ क्राइटेरिया ऑफ अ गुड फॉरकास्टिंग मैथड के क्या बेसिकली क्राइटेरिया होते हैं। ओके, सो पहला क्राइटेरिया ये होता है कि एक्यूरेसी होती है, एक्यूरेट होता है। ठीक है, तो डिमांड फॉरकास्टिंग शुड बी एक्यूरेट एज पॉसिबल, जैसे जितना पॉसिबल हो सके वो उतना एक्यूरेट होना चाहिए, डिमांड फॉरकास्टिंग होनी चाहिए। ओके, सो इट इज़ नेसेसरी टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ द पास्ट फॉरकास्टिंग ऑन द प्रेजेंट सेल्स एंड द प्रेजेंट फॉरकास्टिंग ऑफ द फ्यूचर सेल्स। कंपैरिजन ऑफ द मॉडल एंड अजम्पशन जो भी आपको होना चाहिए शुड बी एक्यूरेट होनी चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए। सेकेंड इज अ सिंपलिसिटी एंड अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, मतलब जो भी आप टेक्निक्स ऑफ द डिमांड फॉरकास्टिंग मस्ट भी सिंपल होनी चाहिए, जो भी आप टेक्निक यूज़ कर रहे हैं वो सिंपल होनी चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए। ओके, अ गुड अंडरस्टैंडिंग यूज इट नेसेसरी फॉर द प्रॉपर इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट्स में मदद करता है। आपका इकोनॉमिक होनी चाहिए, इकोनॉमिक मतलब क्या, इकोनॉमिकल होना चाहिए इन द सेंस इट शुड नॉट इन्वॉल्व टू मच मनी और द मैनेजरियल एफर्ट, मतलब ज़्यादा मनी नहीं, ज़्यादा टाइम नहीं, ज़्यादा एफर्ट्स नहीं होने चाहिए, मतलब एक इकोनॉमिकल इन नेचर होनी चाहिए। ओके, सो यहाँ पे क्या होता है, द रिजल्ट जो भी अचीव्ड हो मस्ट बी ग्रेटर देन द कॉस्ट ऑफ द मैथड, मतलब जो भी आप रिजल्ट अचीव कर रहे हो वो ज़्यादा हो एज़ कम्पेयर टू दी आपके जो भी कॉस्ट लगी हो, मनी एफर्ट्स लगा हो उसके कंपैरिजन में। ओके, इट शुड इन्वॉल्व अ लेस टाइम, लेस मनी, लेस एनर्जी एंड लेस एफर्ट्स को इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। नेक्स्ट इसका क्या होता है क्राइटेरिया, फोर्थ क्राइटेरिया इज एबिलिटी एंड इफेक्टिवनेस होनी चाहिए। यहाँ पे बेसिकली क्या होना चाहिए, मीनिंगफुल रिजल्ट होना चाहिए
आपका स्पीडली मीनिंगफुल रिजल्ट को क्या किया जाए, क्विकली अवेलेबल हो, आपको यहाँ पे अवेलेबल हो सके। ओके, एंड इफेक्टिवनेस होनी चाहिए, मतलब मैनेजमेंट इन टेकिंग जो भी आप डिसीजन ले रहे हैं वो आपका क्या हो, इफेक्टिव डिसीजन और क्विक डिसीजन होना चाहिए। नेक्स्ट इज अ ड्यूरेबिलिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्राइटेरिया इसका क्या होता है, ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी मतलब क्या होता है आपका कि ये जो आपका लॉन्ग रन में भी क्या हो, ये यूज़फुल हो। ओके, सो जो भी आप टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं डिमांड फोरकास्टिंग की, वो क्या होना चाहिए, शुड बी यूज इन अ लॉन्ग रन में भी यूज होनी है, ड्यूरेबिलिटी होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज अ फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब क्या हो कि वो परमिट करे चेंजेस को एक्सेप्ट कर सके। ओके, सो डिमांड फोरकास्टिंग शुड परमिट चेंजेस टू बी मेड इन द रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट वेरिएबल्स एज एंड व्हेन दे अकर। ओके, परमिट करनी चाहिए चेंजेस को एक्सेप्ट करने की। देन देयर इज अ टाइम लाइननेस होनी चाहिए। टाइम लाइननेस मतलब क्या हो गया कि जहाँ यहाँ पे आप जो भी टेक्निक्स डिमांड फोरकास्टिंग के जो भी आप टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं, दैट इट कैन बी मेंटेन विद द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन एंड द डेटा होना चाहिए आपका। ठीक है, सो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, मार्केट की इन्फॉर्मेशन, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और डेटा आपके पास क्या होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए। ओके, सो ये बेसिकली 7 इसके क्राइटेरिया होते हैं। पहला आपको कहता है एक्यूरेसी होनी चाहिए, सेकंड इज द सिंपलिसिटी एंड अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, इकोनॉमिक होना चाहिए, एबिलिटी एंड इफेक्टिवनेस होनी चाहिए, आपकी ड्यूरेबिलिटी होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए एंड टाइम लाइसनेस होनी चाहिए। ओके, सो दीज आर दी क्राइटेरिया ऑफ द गुड डिमांड फोरकास्टिंग। ओके, सो थैंक यू गाइज, आई होप you like the video, and if you are new to our channel, please subscribe our channel for all the latest new video notification. Thank you.